नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। गेल टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था 1 दिसंबर को और उसकी आंसर की कल 2 दिसंबर को आ चुकी है। 5 दिसंबर 2024 ऑब्जेक्शन के लिए लास्ट डेट है। आज कुछ क्वेश्चंस हम इसमें चर्चा करने वाले हैं जिन पर आपको डाउट है या जिन पर आपको ऑब्जेक्शन करना है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। कौन से क्वेश्चंस है, मोस्टली ऑब्जेक्शन तो है 2-4 क्वेश्चंस में, मोस्टली क्वेश्चन में डाउट ही है। तो अगर आपको भी डाउट है तो कर लीजिए दूर। और लगभग सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी मुझे लगता है। तो एक एक करके सब पर अपन चर्चा कर लेते हैं। आपके इन पर क्या व्यूज़ है, सही हुआ कि गलत हुआ, जो ये ऑब्जेक्शन या डाउट वाले हैं ज़रूर बता दीजिएगा। शुरू करते हैं। और देखो, पहले तो ना एक क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया है कि ये वास्तव में इस बच्चे का गलत था और ये इसी पर ऑब्जेक्शन के लिए मांग रहा है। 1-2 इसने साथ में फ़ोटो भी अटैच करके भेजी कि ये देखो जी प्रूफ। आपका क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर बताना, शायद ही किसी का गलत हुआ हो। सवाल क्या है, एक प्रतिरोधक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक पर वोल्टेज 10 वोल्ट है और इसमें से धारा 2 एम्पीयर प्रवाहित होती है, तो इसके द्वारा क्षय की गई शक्ति की गणना कीजिए। अब इस बच्चे का आंसर देखो गलत है। इसने 1 नंबर सेलेक्ट किया था, यानी इसके हिसाब से 10 वाट उत्तर आना चाहिए था। वास्तव में इसका आंसर कितना है, 20 वाट। भाई सिंपल सी बात है, प्रतिरोधक में शक्ति ज्ञात करने के लिए P बराबर V इंटू आई है। 10 वोल्टेज 2 एम्पियर धारा। मुझे तो इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट नहीं आया कि और किसको लग रहा है कि इसमें डाउट है जी गलत हो गया। कहीं भाषा का हेर फेर नज़र आ रहा है क्या, सवाल कैसे गलत हो गया। भाई आपने दिमाग लगा लिया होगा I स्क्वायर इंटू आर का, तो भी सवाल और ही बढ़ना चाहिए था। 10 वाट आने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये इतने इजी क्वेश्चन गलत मत करो। अगर ये क्वेश्चन आपके गलत होते हैं और आप इस जिद पर भी अड़े रहते हैं कि नहीं नहीं मेरा सही है जी, इस पर ऑब्जेक्शन हम करेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम कहीं ना कहीं पीछे हैं, हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किस किस को लग रहा है कि ये गलत है कि सही है, बताना ज़रूर है ना। पहला क्वेश्चन 20 वाट ही आ रहा है क्या, यस और नो ज़रूर बताना। होता है कई बार मुझे नज़र नहीं आता, कई बार उस बच्चे को नज़र नहीं आता सही तरीके में, है ना। वो आप अपन कई चीज़ों को देखते हैं, एक आदमी को फिर बार बार वो चीज़ वैसी ही नज़र आती है। सेकंड सवाल पर आते हैं। ये कई बच्चों को गलत हुआ है। खतरे का संकेत देने वाले सुरक्षा संकेतों के लिए सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है। वास्तव में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है, आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। क्या गलती है, कहाँ एरर है। देखो 2 चीज़ें दे दी। एक तो देखो ये दिया है इसने सुरक्षात्मक संकेत यानी सेफ्टी साइन। तो हमारे इलेक्ट्रिकल में सेफ्टी साइन 4 तरह के होते हैं। जो खतरे का संकेत देते हैं, यानी हम लोग इसको चेतावनी चिन्ह है ना, हिंदी में, इंग्लिश में वार्निंग साइन बोलते हैं, सचेतक चिन्ह भी बोल सकते हो आप। तो ये जो चिन्ह होते हैं इनके लिए रंग का पूछ रहा था वो। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो होता है बैकग्राउंड, उसका कलर, और दूसरा होता है कि हमारा जो साइन होता है, सिंबल होता है, चिन्ह होता है, उसका कलर। तो अब सबको पता है जो इसका बैकग्राउंड है वो येलो यानी पीले रंग का है, और जो चिन्ह बनता है वो ब्लैक यानी काले रंग का होता है, और इसकी आकृति त्रिभुजाकार की होती है। तो चिन्ह के लिए यहाँ पर जो कलर आता है वो ब्लैक कलर आना चाहिए, और ब्लैक कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। अब इन्होंने लाल कैसे लिखा है थोड़ा सा समझ से बाहर है। आप कैसे मान रहे हो, हाँ लाल वैसे बोल सकते हो कहीं खतरे का, जैसे रेलवे में अपन माने, है ना, वहाँ पे लाल झंडी हरी झंडी दिखाते हैं, या रात को लाल रेड लाइट दिखाई जाती है, या जैसे अपन बोलते हैं कि रेड लाइट, है ना, रेड अलर्ट। उस एंगल से अगर आप देख रहे हो तो रेड सही है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रिकल के हिसाब से अगर अपन देखें सुरक्षात्मक चिन्ह के अकॉर्डिंग, तो फिर मुझे लगता है ये लाल जो है इसका गलत होगा। इसकी जगह हमारा सही आंसर फिर ब्लैक होना चाहिए था। इस क्वेश्चन पर आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे ज़रूर बताइए। और इस पर अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं, या आपको अपनी किसी भी ऑथेंटिकेट बुक जो है उसमें मिल भी जाएगा इसका आंसर, आपको देख लेना ज़रूर। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन है भाई। तो अगर ये आपका गलत हुआ है तो ऑब्जेक्शन आप भी इसमें कर सकते हैं। क्या कह रहा है, विद्युत झटका लगा है और छाती पर चोट लगी है, उसको प्राथमिक उपचार देना है। सीने पर लगी है, सीने पर लगी है तो पीठ वाला अपनाएंगे, है ना। और पीठ में ऐसे हाथ जो लगाते हैं ना,
होल्गर नेल्सन मेथड नाम से इसे जानते हैं। मैं भी इसमें डी ऑप्शन के साथ ही जाना चाह रहा हूँ। इन्होंने इसका ऑप्शन दिया है माउथ टू माउथ। आपके क्या विचार है ज़रूर बताएं। कमेंट करेंगे ना तो बाकी बच्चे भी उस कमेंट को पढ़ेंगे और बहुत सारे बच्चों के एनालिसिस सामने आ जाएंगे, व्यूज सामने आ जाएंगे। कई बार होता है ना कि एक किसी एंगल से देख रहा होता है। या मैं आपका एग्जांपल दूं, एग्ज़ाम हॉल से जब आप बाहर निकलते हैं यानी खुद तक सीमित थे तो आपको लगता है कि मेरा पेपर 90% सही है, लेकिन जैसे ही 2 या 4 दोस्त मिलते हैं ना, आप नीचे आ जाते हो कि यार 85% के आसपास सही है। फिर जैसे थोड़ी और चर्चा होती है आपको नहीं यार पेपर तो 80% ही सही है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे तो शायद मुझे लगता है आपको इसका और ओवरव्यू मिल जाएगा। ये भी अपने हर एक बुक में दिया हुआ है, इसका भी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोई इसमें तो था ही नहीं ना इशू। मना भी करूँगा मैं, ऑब्जेक्शन नहीं लगाने दूंगा। सुनिएगा ध्यान से, जो मेरे जितने भी ध्यान में। यहाँ देखो, ऊर्जा मापने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जा सकता। देखो एक चीज़, डायनमोमीटर प्रकार का जो मीटर है ना, ये होते हैं 3 ही मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर। और सबसे बड़ी बात क्या है, एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते भी नहीं है। इसके पीछे एक कारण तो ये है कि इसकी स्केल नॉन लीनियर होती है यानी अरैखिक होती है, जबकि वाट मीटर के रूप में जब इस्तेमाल करते हैं तो स्केल यानी पैमाना रैखिक होता है, यूनिफॉर्म होता है, लीनियर होता है। तो सबसे बेटर ऑप्शन वाट मीटर के रूप में ही रहता है। ऊर्जा मीटर डायनमोमीटर प्रकार का आता ही नहीं है। तो ये उत्तर सही है। हम लोगों की गलतियाँ या आप लोगों की गलतियाँ कहाँ हुई है, यहाँ पर विद्युत यांत्रिक प्रकार, इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैकेनिकल बोलते हैं। ये मैंने देखा है 100% बच्चों का गलत मुझे तो नज़र आ रहा है। किसी का सही हुआ हो तो मुझे बताना। सब ने इसमें डी ही किया है, विद्युत यांत्रिक यानी इलेक्ट्रोमैकेनिक की तरफ ही गए हैं, जबकि वास्तव में इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन मीटर को ही बोलते हैं। एक तरह से सिस्टम वही वाला है कि विद्युत से चुंबक हुए और डिस्क घूमी। डिस्क को सप्लाई थोड़ी देते हैं अपन। इंडक्शन मीटरों में जो एल्यूमिनियम की डिस्क लगती है वो तो मैग्नेट के बीच में वैसे ही घूमती है ना। इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी सीसीपीसी को और बीच में एल्यूमिनियम की डिस्क रोटेट हुई, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल उसी मीटर का नाम है। तो ये है, आप यस और नो सर्च करके देखना। आप क्वेश्चन शुरू कर देना कि इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप इज एनर्जी मीटर, तो लिखा हुआ आएगा यस और नो। और फिर सेम ये लिखना कि डायनमोमीटर प्रकार का एनर्जी मीटर, तो लिखा हुआ आएगा नो। तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना है, ये ठीक है, मतलब नहीं है ऑब्जेक्शन करने का। यार लगाओगे तो ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में पता नहीं क्या आपको प्रॉब्लम थी भाई, क्यों गलत आपका हो गया। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बस मेरा गलत है इसलिए ऑब्जेक्शन है ही है, या गलत कर दिया उन्होंने, नहीं। इस क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम है बताओ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए कौन सी इकाई लेंगे? अरे भाई ओम, वोल्ट, एम्पियर, इनमें से कौन सी इकाई ऊर्जा की मान रहे हो आप? जूल के अलावा कोई ऑप्शन लग रहा है क्या? ऊर्जा की इकाइयाँ बताता हूँ, सुनना ध्यान से। जूल, वाट सेकंड, वाट मिनट, किलो वाट घंटा, बस इतनी है और कोई इकाई नहीं है। तो फिर कहाँ डाउट था? ओम किसकी इकाई है, किससे छुपा हुआ है? रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस। वोल्ट ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस का बोल दो। एम्पियर करंट की इकाई। इस क्वेश्चन में भी अगर आपको डाउट लग रहा है ना, आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, मैं बता रहा हूँ। एक ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन वाला था। इसमें क्या है कि आप लोग 5% हैं और 4.7% में कन्फ्यूज हो, तो इसमें आपको डाउट ज़्यादा रखना नहीं है। मैं बता दूं, पहली बार जब आप ये सवाल करते हैं तो गलतियां हो जाती है। 2 चीज़ों का याद रखा करो, मैंने करवाया हुआ तो है आपको ये क्वेश्चन, बहुत पहले करवाया था कभी। अगर आपको पावर फैक्टर या आपको एफिशिएंसी के बारे में कहीं पर मेंशन कर देता है ना, तो आपको सेकेंडरी साइड चीज़ों को घटाना होता है। हाँ, ये था अपने उसमें इसरो में आया था, उसने वीए के बारे में पूछा था, प्राइमरी और सेकेंडरी का, है ना। ऐसे पूछा था कि प्राइमरी में 200 वोल्ट 2 एम्पियर है और सेकेंडरी में 100 वोल्ट है। धारा के बारे में बताया नहीं, और ये कहा कि दक्षता 90% है, तो सेकेंडरी साइड का वीए रेटिंग बताओ कितना है, उसने ये कहा था। तो 90% में आपको क्या करना होता है, प्राइमरी सेकेंडरी का वीए सेम होता है, तो 400 वीए है। अब 400 का 90% आपको निकालना था, यानी 360 वीए जाएगा, सेकेंडरी साइड माना जाएगा। ऐसे यहाँ था बस। वोल्टेज रेगुलेशन 92% है, पावर फैक्टर, तो पहले नॉर्मल रेगुलेशन निकाल दो हमारे हिसाब से, नो लोड माइनस फुल लोड बटे फुल लोड इंटू 100, ठीक है।
इससे आपका 5% आया। तो अब क्या करना है, 5% को कैलकुलेशन कर लो और 92% कर दो। अब जैसे ये 92% के आसपास आप जाते हैं तो 4.6 के आसपास आ रहा है, इसके लिए इसको भी सही मान लिया है, तो कोई वो ऑब्जेक्शन वाली बात है नहीं। एफिशिएंसी और ये चीज़ें अगर कहीं पर मेंशन करें ना तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ही है। अब देखो ये ऊर्जा मीटर वाला था, ये तो हो ही गया, फिर हटा देता हूँ, इसको तो ज़रूरत नहीं थी, ये करवा दिया। और ये भी हो गई है ना, चोट छाती पर लगी हुई हो तो कौन सा ध्यान रखेंगे, खतरे के निशान वाला, ये भी हो गया। और किसका रह गया, एक दो और थे वो मैं बताता हूँ। पहले तो देखो इस पर आते हैं, ये है आपका उसके बारे में, ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर के बारे में। देखो कंजर्वेटर को हिंदी में अपन लोग संरक्षक बोलते हैं। कहाँ गलती हो रही है इस क्वेश्चन में, देखो बहुत सारे बच्चे ना इसमें पता ही नहीं क्या है, मतलब सबका गलत ही गलत हो जा रहा है। देखो कंजर्वेटर करता क्या है, ऑक्सिलरी ऑयल टैंक है, जैसे मेन टैंक को तेल की ज़रूरत पड़ती है ये तुरंत सप्लाई कर देता है। बाई चांस अगर कहीं पर भी तेल का एक्सप्लोजन होता है तो वो बैक मार जाता है और ये उसको दे देता है। यानी ट्रांसफार्मर के ऑयल टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करता है। तेल के प्रसार और संकुचन यानी एक्सपेंशन और कंप्रेशन के दौरान ये एक तरह से उसे जगह प्रदान करता है। अब यहाँ ऑप्शन पर आते हैं, देखो इट कैरीज ट्रांसफार्मर ऑयल, इसमें ट्रांसफार्मर तेल होता है। इस लाइन पर तो कोई दिक्कत नहीं थी अपन को, होता है बिल्कुल मान लिया, ऑक्सिलरी ऑयल टैंक है उसमें तेल होता है। अब आते हैं नीचे, देखो इट हेल्प्स टू डिसिपेट हीट प्रोड्यूस बाय वाइंडिंग एंड कोर, कोर और वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को ये डिसिपेट यानी ख़त्म या विसरण करने के काम करता है। माय डियर ये काम ऑयल करता है जो मेन टैंक में भरा रहता है, कंजर्वेटर नहीं कर सकता। उसके बाद में इट इज़ यूज टू हाउसिंग द कोर एंड वाइंडिंग, कोर और वाइंडिंग को हाउसिंग मतलब होता है स्थान देना या बना करके रखना। तो ये चीज़ जो करता है ये एक तरह से आउटर फ्रेम करता है, ये तो फ्रेम में रखते हैं कोर, कोर के ऊपर वाइंडिंग होती है। उसके बाद है इट प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन फॉर वाइंडिंग टर्मिनल्स, वाइंडिंग टर्मिनलों को आइसोलेशन प्रदान करने के लिए बुशिंग्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बुशिंग्स लगाते हैं बस। तो फिर ए ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था हमारे पास, हम कैसे जाएंगे किसी और ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो ये वाला था, इसमें कोई डाउट अब आपको नहीं करना है, मेरा ये मानना था। बाकी आप बता देना कि जी मेरे हिसाब से ये वो हो रहा था, देख लेना इसमें। और हाँ ये हुआ बहुत सारे बच्चों का गलत है, पता नहीं क्यों। जब भी हम कंजर्वेटर पढ़ाते हैं सबसे पहले हम तो आपको यही लिखवाते हैं कि यह है एक प्रकार का ऑक्सिलरी ऑयल टैंक है। ऑब्जेक्शन वाले 3-4 ही थे मैंने बताए, अभी इसमें 1-2 और आएंगे ब्लैंकेट वाले, वो मुझे याद है, उस पर मैं बात कर लेता हूँ। एक देखो ये रहा, जब आपके कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, देखो है ना, दवा वहाँ पड़े पड़े को नहीं देंगे इसलिए ये तो काट दिया। किसी और के कार्यभार संभालने का इंतजार करेंगे, हैंड ओवर टेकन ओवर नहीं देखा जाता इमरजेंसी कंडीशन में। यहाँ देखो क्या करें, व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, ये वाला ऑप्शन ठीक था। दूसरा, आपातकालीन सेवाओं को बुलाना और खुद को जोखिम में डाले बिना स्थिति का आंकलन करना। तो दोनों ऑप्शन सही है और मुझे लग रहा है ये वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सबसे पहले तो ये है ना कि इमरजेंसी सर्विस तो बुलाएं अपन, लाइक एम्बुलेंस को बुलाना है, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आना है किसी को, तो ये सारी चीज़ें मंगा रहे हैं। और स्थिति का आंकलन करना यानी खुद में कोई ना और कोई पोजीशंस वहाँ पर क्या है। तो आई थिंक बेटर ऑप्शन बी ही था। बाकी आपके क्या विचार है मुझे ज़रूर बता देना। इसके अलावा जो और क्वेश्चंस जिन पर आपका डाउट था, अब वो मैं यहाँ ले नहीं पाया क्वेश्चंस, मैं आपको दिखाता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ देखो ये है वो 2 और क्वेश्चन जिन पर मुझे लगता है अपन को चर्चा करनी चाहिए, और ये वास्तव में ऑब्जेक्शन वाला है, अगर गलत हो रहा हो तो कर देना। क्या क्वेश्चन है देखो, इनमें से कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE की कैटेगरी में नहीं आता है। तो देखो PPE में ना कंबल नहीं आता, नो डाउट, ये ऑप्शन तो सही है ही है। हेलमेट और ग्लव्स आते हैं, यानी ये आता है और ये आता है। अब है फर्स्ट ऑप्शन अंगरक्षक, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं बॉडीगार्ड। अब भाई अंगरक्षक बॉडीगार्ड को अगर आप एप्रिन बोलते हैं, मतलब एग्जामिनर की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग सही है। बाकी बॉडीगार्ड जो है वो PPE में कहाँ आ गया। अभी मैं काम कर रहा हूँ, मेरा बॉडीगार्ड यहाँ खड़ा है, तो ये एक तरह की PPE थोड़ी हुआ। तो देखना है, इस ऑप्शन के साथ भी हम जाएंगे। यानी यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन है, बॉडीगार्ड भी नहीं है और ब्लैंकेट कंबल जिसको बोलते हैं वो भी नहीं होता है। तो ये वाला भी आपके लिए ऑब्जेक्शन बनेगा। अगर आप चाहते हैं तो इस पर भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और जो मुझे मिला, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना, शायद आप लोगों के समझने में कहीं ना कहीं
फर्क रह गया। क्या बोल रहा है ये देखो, कर्मचारियों के सुरक्षित कार्य करना इनमें से किसके लिए सहायक होता है। सुरक्षित मतलब एक एम्प्लॉय अगर सेफ रह करके काम करेगा तो क्या बेनिफिट मिलेगा भाई, सारे बेनिफिट ही है। देखो, अनुपस्थिति को बढ़ाना, अरे ज़्यादा अच्छे काम करेगा तो एब्सेंट क्यों रहेगा, एब्सेंट कब पड़ता है, जब बीमार हो जाए या उसके कोई चोट लग जाए। निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता कम करना, गुणवत्ता कम क्यों करेगा, क्वालिटी तो अच्छी होगी ना अगर एम्प्लॉयज ज़्यादा काम करेंगे। उत्पादकता को कम करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है अगर एम्प्लॉय सेफ एरिया में काम करते हैं। यहाँ देखो, पैसे की बचत करने में तो बचत होगी ना। कैसे बचत होगी मैं बताता हूँ। अगर एक एम्प्लॉय के एक्सीडेंट हो जाता है तो ये एक तरह से हिडन लागत में जाती है। किस में जाती है, हिडन कॉस्ट में जाती है, छुपी हुई लागत कहलाती है। इसमें क्या होता है, उत्पादकता में कमी आई भी। मान लो कोई एक ने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना, ऊंचाई से गिर गया, पैर टूट गया, उसकी जगह कोई आ नहीं रहा है या उसकी जगह दूसरा लेकर आ रहे हैं, उसकी मेडिकल पे खर्चा लग रहा है और अलग से। तो भाई अगर कर्मचारी सुरक्षित जगह पर काम करेगा तो पैसे की बचत होगी, मतलब ऑक्सिलरी कंजप्शन की बचत होगी। किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है उसके लिए, संस्थान की तरफ से बात कर रहा है, फैक्ट्री की तरफ से बात कर रहा है, इंडस्ट्री की तरफ से बात कर रहा है। उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, एम्प्लॉय बेटर तरीके से काम करेगा, उसके पैसे में जो कंपनी वाला है उसकी लागत कम हो जाएगी, एक तरह से खर्चा नहीं लगेगा उस पर। तो ये वाला सही है, मुझे लगता है आपका कैसे गलत हो गया आई डोंट नो। तो इतना ही है क्वेश्चन, बाकी आप अपने हिसाब से और इसमें देख लेना जो भी है आपको क्या लगता है। जितने मैंने बताए उन सब पर आप में से किसको डाउट लग रहा है, क्या लग रहा है, आप हमें बता सकते हैं। इतना ही था, वीडियो दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और अब क्वेश्चन व्हाट्सएप पर प्लीज़ मत भेजना, फाइनल रिप्लाई और ये इतना ही है इस वीडियो के अंदर। ये बहुत धन्यवाद।